अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स लास्ट वीडियो में हमने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के हवाले से पॉइंटर्स तक डिस्कस किया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ऊपर कार्ड्स में भी शो हो रहा होगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के हवाले से फंक्शंस को देखेंगे, फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली फंक्शंस क्या होते हैं। सी प्लस प्लस में एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि उसी टाइम ही रन होता है जब हम उसको कॉल करते हैं। ओके, जब हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो तब ही वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है उसका वो रन होगा, अदरवाइज वो फंक्शन का कोड रन नहीं होगा। दूसरा, हम जो फंक्शंस होते हैं सी प्लस प्लस में उनको डाटा पास कर सकते हैं। जो डाटा हम उसको पास करते हैं वो क्या उसका कहलाता है पैरामीटर्स, और पैरामीटर्स की सूरत में हम जो डाटा है वो फंक्शंस को प्रोवाइड करते हैं। ओके, फंक्शंस किस लिए यूज्ड होते हैं? टू परफॉर्म एक्शंस, सर्टेन एक्शंस जो हमने परफॉर्म करवाने होते हैं वो हम अपने प्रोग्राम में फंक्शंस के जरिए परफॉर्म करवाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इस वजह से होते हैं क्योंकि इनका जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो फंक्शंस में हम कोड लिखते हैं उसको हम रीयूज कर सकते हैं। हम एक दफ़ा कोड लिख देते हैं, फंक्शंस के जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है उसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं और उसको हम अपने प्रोग्राम में जितने मर्जी टाइम्स यूज़ करना चाहें हम आसानी से उसको यूज़ कर सकते। ओके, अब अगर हम फंक्शंस को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो ये क्या है, ये ब्लॉक ऑफ कोड है और ये सिर्फ उसी टाइम रन होता है जब हम इसको कॉल करते हैं। जब प्रोग्रामर इसको अपने प्रोग्राम में कॉल करता है तब ही फंक्शन जो है वो रन होता है, एग्जीक्यूट होता है। फंक्शन को डाटा हम पैरामीटर्स की फॉर्म में पास करते हैं। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो फंक्शंस जिस वजह से हम अपने सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका जो कोड है वो हम एक दफ़ा इसमें इसका ब्लॉक ऑफ कोड फंक्शन का लिख देते हैं और उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं जितनी मर्जी टाइम अपने प्रोग्राम में हम यूज़ करना चाहें उसको रीयूज़ कर सकते हैं। हमें बार बार ब्लॉक ऑफ कोड जो हमारा फंक्शन में बार बार कोड यूज़ हो रहा होता है उसको हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता है। उसको हम एक दफ़ा फंक्शन के ब्लॉक ऑफ कोड में डिफाइन कर देते हैं और उसके बाद हम उसको जितनी मर्जी दफ़ा अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहें हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है फंक्शंस के हवाले से फंक्शंस की जो क्रक्स है वो आपको क्लियर होगी कि फंक्शंस होते क्या हैं। ओके, अब हम अगर C++ की बात करें और फंक्शंस को क्रिएट करने की बात करें तो हमने जितनी भी अभी तक कोडिंग देखी है, जितनी भी हमने प्रोग्रामिंग इसमें की है, जितने भी लेक्चर्स आज तक हमारे हुए हैं उसमें हमने एक प्री डिफाइंड फंक्शन जो C हमें देती है, ये मेन का फंक्शन, ये हमने हर जगह पे अपने हर प्रोग्राम में यूज किया है। ओके, ये क्या है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है C में जिसको क्या कहते हैं मेन का फंक्शन है। और ये किस लिए यूज होता है? ये कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। लेकिन हम अपना फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमने कोई स्पेसिफिक टास्क कराना है, कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करवाना है तो हम अपना फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जो फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जुबान में इसको क्या कहा जाता है? जो हम फंक्शन क्रिएट करते हैं इसको कहा जाता है कि डिक्लेयर किया। अपने फंक्शन को क्या किया? डिक्लेयर किया है। और फंक्शन को हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं? हम फंक्शन का नाम स्पेसिफाई करते हैं कि हमने अपने फंक्शन का नाम क्या रखना है और उसके आगे उसकी क्या होती हैं? पैरेंथेसिस होती हैं और आखिर में टर्मिनेटर होता है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं? दोबारा से देख लें, जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होता है? नेम होता है फंक्शन का और उसके आगे उसकी पैरेंथेसिस होती हैं और फिर उसके नीचे उसका क्या आ जाता है? ब्लॉक ऑफ कोड हो जाता है, आ जाता है, जो कि हम करली ब्रैकेट्स में रखते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फंक्शन की डिक्लेरेशन। ओके, प्रोग्रामिंग की जुबान में इसको क्या कहते हैं? डिक्लेयर अ फंक्शन। और वैसे हम क्या कहते हैं कि हमने फंक्शन क्रिएट किया है। अगर मैं इसका सेंटेक्स आपको बताऊं तो सेंटेक्स हम किस तरह से फंक्शन को का सेंटेक्स फंक्शन का इस तरह से होता है। मैं कमेंट्स में इसको लिख लेता हूँ फंक्शन के सेंटेक्स को। तो सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया है कि सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास void का कीवर्ड होगा। इसको हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे कि ये void यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद होता है फंक्शन का नाम। तो माई फंक्शन, मैं अपने फंक्शन का नाम रखता हूँ, उसके आगे क्या होती हैं? पैरेंथेसिस होती हैं और ये हो गया हमारे फंक्शन की डिक्लेरेशन। ओके, और इसके बाद इसका ब्लॉक ऑफ कोड आता है जो कि किस में होता है? करली ब्रैकेट्स में होता है। ओके, जिस कोड ने फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो जिस कोड ने एग्जीक्यूट होना होता है वो क्या किस में होता है? वो इस करली ब्रैकेट्स में होता है। ओके, इसके अंदर हम लिख लेते हैं कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ये वो कोड होगा जिसने एग्जीक्यूट होना होगा, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ओके,
क्या है फंक्शन को लिखने का तरीका, वॉइड को भी हम थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं। माय फंक्शन, फंक्शन के आगे पेरेंथेसिस, ये होगी फंक्शन की डिक्लेरेशन। उसके बाद इसका ये जो करली ब्रैकेट्स हैं इसमें क्या है, ये इसके अंदर जो कोड लिखा गया होगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो एक कोड एग्जीक्यूट होगा। तो इसी कोड की हम बात कर रहे हैं जिसको हम अपने प्रोग्राम में जितनी मर्जी दफा रीयूज करना चाहें रीयूज कर सकते हैं। सो माय फंक्शन क्या है, नेम है। वॉइड क्या है, वॉइड का मतलब ये है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, कोई इसकी रिटर्न वैल्यू नहीं है। रिटर्न वैल्यू के बारे में हम थोड़ी देर में और मजीद डिस्कस करेंगे। जब हम फंक्शन से वैल्यूज रिटर्न करेंगे तो वहां पे ये चीज़ आपको मजीद क्लियर हो जाएगी। इसके बाद ये क्या है, ये जो करली ब्रैकेट्स के अंदर है इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ अ फंक्शन, और इसके अंदर जो लिखा गया कोड होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, जब भी जहां पे भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो उसका वो जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। ओके, अब हम फंक्शन को कॉल किस तरह से करते हैं। फंक्शन को हमने डिक्लेयर तो कर लिया, डिक्लेयर करने का तरीका हमने देख लिया। अभी हम इसको अपने रनिंग हालत में भी देखेंगे, अपने प्रोग्राम में इसको यूज करेंगे। हमने जब हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया तो अब हमने इसको कॉल करना है। तो जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करेंगे, डिक्लेयर फंक्शन को, तो ये क्या होगा कि एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली, ये एक इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, हमने फिलहाल क्या किया है, सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया है, लेकिन जब हम उसको कॉल कर रहे होंगे तो तब वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, हम डिक्लेयर फंक्शन को इसलिए करते हैं ताकि हम उसको लेटर टाइम, जब हम बाद में उसको कॉल करना चाहें तो उसी टाइम ही वो एग्जीक्यूट हो जाए, हमें वो कोड जो सा है उसका वहां पे जाके इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाए। लेकिन जब फंक्शन डिक्लेयर हो रहा होता है तो उस टाइम वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसका कोड उस टाइम एग्जीक्यूट नहीं होता है। फंक्शन को हम कॉल करने का तरीका क्या है कि फंक्शन को हम इस तरह से कॉल कर सकते हैं कि हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, फंक्शन के आगे उसकी पैरेंथेसिस लिखेंगे और पैरेंथेसिस के आगे हम उसका सेमी कॉलन जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर होता है वो देंगे, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम इसको अब अपनी प्रोग्राम में रनिंग हालत में कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ। मैं इसी के साइडों से पेरेंथेसिस को हटा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने कोड लिखा था जिसको मैंने क्या किया हुआ था, जो फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया था माई फंक्शन, इसको मैंने जो कमेंट्स में किया हुआ था इसके कमेंट हटा दिए हैं। अब मैं यहाँ पे एक कोड लिखने लगा हूँ जो कि क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा जब मैं इसको कॉल करूंगा। तो मैं सी आउट करवा लेता हूँ अपने फंक्शन से, सिंपल लिख देते हैं यहाँ पे I just got executed। ओके, अब मैं जो आपको कह रहा था कि जब हम फंक्शन डिक्लेयर, ये फंक्शन की डिक्लेरेशन है, ये हमने क्या किया है, इसको हम क्रिएट अ फंक्शन किया है, ये हमने फंक्शन को क्रिएट किया है या क्या किया है, डिक्लेयर किया है। ओके, तो जब हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम ये इसका ये जो कोड है, ये ब्लॉक ऑफ कोड, ये रन नहीं होता है, ये एग्जीक्यूट नहीं होता है। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। इसको जब हम कॉल करेंगे तब ये ब्लॉक ऑफ कोड जो सा है ये एग्जीक्यूट होगा, ये रन होगा। इसको कॉल करने का क्या तरीका था, मैंने फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया। अब मैं अगर इसको यहां से इसको खत्म कर देते हैं और मैं क्या कहता हूं कि मैं अब इस अपने फंक्शन को, जो माय फंक्शन है, इसको इस मैन के फंक्शन में कॉल करता हूं, क्योंकि हमने बताया है कि ये जो मैन का फंक्शन है ये किस लिए यूज होता है, ये कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, कोड को रन करने के लिए यूज होता है। मैं क्या करता हूं, माय फंक्शन और आगे पेरेंथेसिस, जो फंक्शन का नाम था, फंक्शन के नाम के आगे उसकी पेरेंथेसिस और पेरेंथेसिस के बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलन हमने डाल दिया। तो ये हमने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल कर लिया है। तो ये क्या है, कॉल दी फंक्शन। तो जैसे ही ये फंक्शन अब मेरा कॉल होगा तो तब इसका ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगा। इससे पहले ये फंक्शन जस्ट डिक्लेयर हुआ पड़ा हुआ है, तो जब ये कॉल हुआ है तो तब इसका ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ है। ओके, कंपाइल करके रन करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आती है हमारे पास कंसोल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं हमारे पास क्या कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, हमारे पास कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया है। अब आपको समझ आ गई कि हमने जब इस फंक्शन को कॉल किया तो तब इसका ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन हुआ है, ये फंक्शन की कॉल है, और जब भी हमने इसको कॉल किया तो ये ब्लॉक ऑफ कोड रन हुआ है। ओके, मैं इसके आगे एंड एल डाल लेता हूं ताकि हमारी जो आउटपुट है वो क्लियर आ जाए, ज्यादा क्लियर हो जाए। अब मैं क्यों, एक जो दूसरी चीज हमने डिस्कस की इसी फंक्शंस के हवाले से, हमने ये कहा था कि ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको हम जितनी मर्जी दफा अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहें हम रीयूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि इस अब माय फंक्शन को जितनी मर्जी दफ़ा मैं यहाँ पे कॉल करना चाहूँ मैं कॉल कर सकता हूँ। ओके, आप मल्टीपल टाइम्स फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसको कॉल कर लेता हूँ। ओके, सेम प्रोसेस है, उसके बाद दोबारा से मैं कॉल कर लेता हूँ। तो जितनी मर्जी टाइम मैं फंक्शन को कॉल करना चाहूँ मैं कॉल कर सकता हूँ, और उतनी दफ़ा ही इसका ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट होगा
ये रन होगा। ओके, सो कंपाइल करके रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आती है हमारे पास। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब हमने फंक्शन को कितनी दफ़ा कॉल किया था, 3 दफ़ा कॉल किया, तो 3 दफ़ा इसका ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये रन हुआ है और आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन की ये चीज़ भी क्लियर होगी कि फंक्शन के कोड को हम रीयूज किस तरह से कर सकते। अब जो फंक्शन की क्या चीज़ है, दो चीज़ें हमने बात की हैं, एक फंक्शन की डिक्लेरेशन है और एक फंक्शन की डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन को हम थोड़ा मजीद डिस्कस करते हैं कि जो C++ के फंक्शन होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं। एक डिक्लेरेशन होती है, डिक्लेरेशन क्या होती है कि दी रिटर्न टाइप, उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, और उसके बाद क्या होता है उसका नेम ऑफ द फंक्शन होता है, फंक्शन का नाम होता है। ये रिटर्न टाइप आ गई और उसके बाद फंक्शन का नाम आ गया, और फंक्शन के नाम के आगे हमारे पास क्या होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई हो तो। इस सारी चीज को क्या कहते हैं, इस सारी चीज को क्या कहते हैं, फंक्शन की डिक्लेरेशन। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन ये उसकी बॉडी है जो कि हमने करली ब्रैकेट्स में रखी हुई है। जिस कोड ने एग्जीक्यूट होना होता है वो क्या होता है, वो फंक्शन की डेफिनेशन होती है। सो डिक्लेरेशन की भी हमें समझ आ गई और डेफिनेशन की भी समझ आ गई। एक दफा दोबारा से, फंक्शन की डिक्लेरेशन क्या है, जिसमें हम फंक्शन की रिटर्न टाइप डिफाइन करते हैं, फंक्शन का नाम देते हैं और उसके आगे पैरेंथेसिस होती हैं, और पैरेंथेसिस में अगर कोई पैरामीटर्स हों, अभी हम पैरामीटर फंक्शंस भी देखेंगे, तो पैरामीटर्स अगर हों तो वो पैरामीटर यहाँ पे हम दे देते हैं। तो ये जो पूरी लाइन है ये क्या है, ये फंक्शन की डिक्लेरेशन है। और ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये, इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है ये क्या है, ये फंक्शन की बॉडी है। फंक्शन, और इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन, द बॉडी ऑफ अ फंक्शन, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड, जिस कोड ने एग्जीक्यूट होना होता है इसको हम क्या कहते हैं, डेफिनेशन। अब अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं तो मैं ये क्या लिखूंगा, ये क्या है, ये डिक्लेरेशन है फंक्शन। और ये जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, ये जो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है ये क्या है, द बॉडी ऑफ फंक्शन, और इसको हम क्या कहेंगे, दी बॉडी ऑफ द फंक्शन। और ये क्या है, डेफिनेशन, ये फंक्शन की क्या है, डेफिनेशन। अब इस दर नोट करने वाली चीज ये है कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे कि ये माय फंक्शन है, इस डिक्लेयर्ड, इसको हमने डिक्लेयर क्या करना है, अगर हम इसको डिक्लेयर करेंगे इस मेन फंक्शन के बाद, ये जो हमारा मेन फंक्शन है, अगर इस हम अपने ये जो माय फंक्शन है इसको अगर हम इस मेन फंक्शन के बाद डिक्लेयर करेंगे तो हमें एरर आ जाएगा। हम कभी भी मेन फंक्शन के बाद किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर मैं इसी को मैं अगर उठा के इस मेन फंक्शन के बाद लिखने की कोशिश करूं तो देखते हैं क्या होता है। तो फ्रेंड्स जब मैंने इसको इसके बाद रखा तो मुझे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। मैं इसको रन या एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ये मेरे लिए एरर है, क्योंकि उसको नहीं पता लगेगा कि ये जो माय फंक्शन है ये क्या चीज है। ये मैं कॉल क्योंकि यहाँ पे बार बार कर रहा हूँ तो इसको नहीं समझ आएगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आउटपुट है, देयर वाज अ बिल्ट एरर, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एंड रन द लास्ट सक्सेसफुल। मैं कहता हूँ नो। अब ये क्या कहता है, माय फंक्शन, अगर आप इसको एरर को देखें तो माय फंक्शन आइडेंटिफायर नॉट फाउंड, माय फंक्शन आइडेंटिफायर नॉट फाउंड, माय फंक्शन आइडेंटिफायर। 3 दफा हमने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया और ये कहता है आइडेंटिफायर नॉट फाउंड। तो हमें क्या आ गया, माय फंक्शन का एरर आ गया। तो आप इस मेन फंक्शन के बाद किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर और नहीं कर सकते, ना ही उसको आप माय फंक्शन के बाद डिक्लेयर नहीं करना है आपने। ओके, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, ये नोट करने वाली चीज है। तो मैं इस फंक्शन को दोबारा से वापस ऊपर ले जाता हूं। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको ऊपर नहीं लेके जाता, मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए, मजीद क्लियर हो जाए कि लेकिन अगर आप इसको बाद में डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन को आप डिफाइन बाद में कर रहे हैं, आप एक चीज कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आप इस एरर को रिमूव करना चाहते हैं आप ये कर सकते हैं कि आप डिक्लेरेशन और डेफिनेशन को सेपरेट कर दें। मतलब आप यहाँ पे हम ये क्या कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा फंक्शन क्या कर रहे हैं, हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं और डिफाइन भी कर रहे हैं। लेकिन आप क्या करें, आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज करें और सेपरेट कर दें डिक्लेयर डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन को। हम C++ में प्रोग्राम्स देखते हैं जिनकी डिक्लेरेशन जो है वो मेन फंक्शन से अबव हुई होती है। हम मेन फंक्शन के ऊपर, आपने C++ से कुछ प्रोग्राम्स देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि फंक्शन डिक्लेयर मेन फंक्शन से पहले हुआ होता है लेकिन डिफाइन मेन फंक्शन के बाद हुआ होता है। सो इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा कोड बेटर हो जाता है और ईजियर टू रीड हो जाता है। तो वो हम सिंपल किस तरह से कर सकते हैं, मैं फंक्शन को डिफाइन यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे ही रहने देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को डिक्लेयर कर देता हूँ। डिक्लेयर करने से क्या हो जाएगा, मुझे इस फंक्शन का आइडेंटिफायर मिल जाएगा। ये जो मुझे एरर आ रहा है ये रिमूव हो जाएगा। इस एरर को रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल क्या करना है, हमने फंक्शन को डिक्लेयर करना है।
तो हम क्या करते हैं, वाइड रिटर्न टाइप फंक्शन की देनी है। डिक्लेयर करने का तरीकाकार क्या है, माई वाइड रिटर्न टाइप, उसके आगे फंक्शन का नाम। तो मेरा फंक्शन क्या था, माई फंक्शन, ओके, जो फंक्शन का नाम था, उसके आगे पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये क्या किया हमने, ये फंक्शन को यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर लिया। ये फंक्शन की क्या होगी, डिक्लेरेशन होगी, ओके। और फंक्शन की डेफिनेशन हमने क्या कर दी, ये फंक्शन हमने क्या कर दिया, इस चीज को क्या कहते हैं, जब हम फंक्शन को मेन फंक्शन के बाद डिक्लेयर और डिफाइन कर रहे हैं, तो डिक्लेयर हमने ऊपर कर लिया और ये क्या हो गया, हमने फंक्शन की डेफिनेशन कर ली। तो ये क्या हो गया, हमारे फंक्शन डेफिनेशन, ओके। सो आपको उम्मीद होगी कि अब अगर हम इस कोड को रन करेंगे तो हमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं आएगा। क्योंकि हमने क्या किया है, इसको मैं बंद कर, क्योंकि हमने क्या किया है कि यहाँ पे फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है, तो कंपाइलर को पता लग गया है कि ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ है, तो इसकी किसी ना किसी जगह पे डेफिनेशन जरूर होगी। तो यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद हमने मेन फंक्शन के बाद उसको डिफाइन कर लिया। अब मेन फंक्शन को जब हम इस फंक्शन को एक्सेस करेंगे, ये जो माय फंक्शन है, तो अब कोई किसी किस्म का एरर नहीं आएगा। तो कंपाइल करके रन करते हैं, तो अब देख सकते हैं अभी किस्म का कोई एरर नहीं आया और हमारी कंसोल के ऊपर हमारा जो कोड था वो सिंपली रन हो गया। आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड, आई जस्ट गॉट एग्जीक्यूटेड। सो हम ये किस लिए करते हैं, हम फंक्शन की डिक्लेरेशन पहले करके और उसको डिफाइन हम मेन फंक्शन के बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फंक्शन को पहले डिक्लेयर नहीं करेंगे और बाद में मेन फंक्शन के बाद डिफाइन कर देंगे तो हमें एरर आ जाएगा। और एरर क्या आएगा कि मेन फंक्शन को इसका आइडेंटिफायर नहीं मिलेगा, कंपाइलर को जो फंक्शन मेन फंक्शन के बाद डिफाइन हुआ है उसका आइडेंटिफायर नहीं मिलेगा। लेकिन अपने कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए और रीडेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस्ट अप्रोच यही होती है कि आप फंक्शन को पहले क्या कर लें, डिफाइन कर लें और मेन फंक्शन के बाद उसको क्या कर लें, फंक्शन को आप पहले क्या कर लें, डिक्लेयर कर लें और मेन फंक्शन के बाद फंक्शन को क्या कर लें, डिफाइन कर लें, ओके। सो ये उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम अगली चीज क्या देख लेते हैं, पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स। फंक्शन के पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स, इंफॉर्मेशन जो हम फंक्शन को पास करते हैं वो क्या होती है, वो एज अ पैरामीटर हम फंक्शन को देते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि फंक्शंस को हम डाटा प्रोवाइड करते हैं पैरामीटर्स की फॉर्म में। पैरामीटर्स क्या काम कर रहे होते हैं, पैरामीटर्स एक्ट एज वेरिएबल्स काम कर रहे होते हैं इनसाइड द फंक्शन। फंक्शन के अंदर एज अ वेरिएबल के तौर पे वो काम कर रहे होते हैं। सो पैरामीटर्स किस तरह से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, पैरामीटर्स हम इस फंक्शन के नाम, ये जो फंक्शन का नाम है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो पैरेंथेसिस हैं इनके अंदर हम जितने मर्जी पैरामीटर्स देना चाहते हैं यहाँ पे उतने पैरामीटर्स हम फंक्शन के डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सिंपल चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली ये है कि हमने उनको कोमा सेपरेट रखना होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पैरामीटर है, हम सपोज कर लें इंटीजर टाइप का डिफाइन करते हैं इंट, तो हमारे पास क्या होगा, पैरामीटर 1 कोमा सेकंड। अगर पैरामीटर हमने फंक्शन का डिफाइन करना है तो पैरामीटर 2, और इस तरह अगर हमने थर्ड पैरामीटर डिफाइन करना है तो पैरामीटर 3, ओके। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम फंक्शंस के पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सो इस फंक्शंस के कितने पैरामीटर हो गए, 3 पैरामीटर हो गए। और इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, जो भी हमने कोड इसका यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस हमने क्या दे दिए यहाँ पे फंक्शन को पैरामीटर्स दे दिए। सो हम क्या कह रहे हैं कि अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम एक फंक्शन को यहाँ पे ही डिक्लेयर कर रहे हैं और इसको एक ही पैरामीटर देते हैं फर्स्ट नेम, ओके। स्ट्रिंग देते हैं हम इसको फर्स्ट नेम, ओके। और हम इसको डिफाइन किधर कर रहे हैं, माई फंक्शन को हम इधर बाद में मेन फंक्शन के बाद डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें वो पैरामीटर देना पड़ेगा, तो स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, ओके। और इससे हम कहते क्या हैं कि ये जो फर्स्ट नेम का पैरामीटर है इसको फुल नेम के साथ मिला के कंसोल पे प्रिंट करा दो। तो हम क्या कहते हैं, सी आउट कर लेते हैं। सी आउट हम क्या कर लेते हैं, फर्स्ट नेम, ओके। और इसके साथ हम अटैच कर देते हैं लास्ट नेम को। तो लास्ट नेम हम किस तरह इसके साथ अटैच कर सकते हैं, लास्ट नेम हम कोई भी रख लेते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या नहीं, ओके। तो ये क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट नेम जो हमने दिया होगा, इसको पास किया होगा एज अ वैल्यू के तौर पे। ये क्योंकि ये क्या है, ये फंक्शन का पैरामीटर है, तो डाटा हम जो फंक्शन को पास करते हैं, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम मैंने इस फंक्शन को पास करनी है, तो इस पैरामीटर के जरिए मैं इस फंक्शन को पास करूंगा। और ये फंक्शन के ये जो पैरामीटर्स होते हैं ये फंक्शन के अंदर एज अ वेरिएबल के तौर पे काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एज अ वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है, ओके। सो मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट नेम दे दी, फर्स्ट नेम जो भी इस फंक्शन में आएगी वो इधर आएगी और साथ उसके क्या हमारे पास अटैच हो जाएगा क्या नहीं, और वो एंड पे कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, यहाँ पे अब मैं फंक्शन को पैरामीटर पास करता हूँ। तो पहला फर्स्ट नेम में पास करता हूँ साकिब, ओके, और सेकंड में क्या पास करता हूँ, सेकंड में क्या है आरजू, और थर्ड में क्या पास करता हूँ नोमान, ओके। सो ये 3 पैरामीटर्स मैंने पास कर दिए। ये तीनों पैरामीटर्स किधर आएंगे, ये इस फंक्शन जब भी कॉल होगा, जब फर्स्ट टाइम फंक्शन कॉल होगा तो ये साकिब जो वेरिएबल है, पैरामीटर, ये जो साकिब मैंने वैल्यू पास की है, ये इस फर्स्ट नेम में आएगी और फर्स्ट नेम से ये यहाँ पे आएगी और कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगी क्यानी के साथ मिलके, ओके। उसके बाद आरजू आएगा। आरजू जो सा है फंक्शन कॉल हुआ, आरजू इस वेरिएबल में गया, इस वेरिएबल से इधर आया और यहाँ से कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया। इसी तरह नुमान इस फंक्शन में आया, फंक्शन के बाद क्या आया, इस वेरिएबल में, फंक्शन के वेरिएबल में ये जो पैरामीटर है इसमें आया और यहाँ से हमने क्या किया, उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करा दिया। अब हम इस चीज़ का देख लें कि हमने क्या किया है, फंक्शन की डिक्लेरेशन पहले दे दी है ताकि अगर हम फंक्शन को बाद में डिफाइन करें तो हमें किसी किस्म का एरर ना आए। और ये अच्छी चीज़ यही होती है कि आप फंक्शन को पहले डिक्लेयर कर दें अपने कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है, फंक्शन को डिक्लेयर आप पहले कर लें और उसकी डेफिनेशन क्या दे दें, बाद में दे दें। तो कंपाइल करके रन करते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे साथ क्या हुआ है, साकिब क्यानी, आरजू क्यानी और नोमान क्यानी, ये हमारे पास कंसोल के ऊपर प्रिंट हो रहा है जहां जब भी फंक्शन कॉल हो रहा है। तो अब यहाँ पे एक चीज जो नोट करने वाली है आपके, कि व्हेन अ पैरामीटर इज पास टू अ फंक्शन, जब हम कोई पैरामीटर, जैसे कि ये पैरामीटर हमने फंक्शन को पास किया है, तो इट इज कॉल्ड एन आर्गुमेंट। इसको क्या कहा जाता है, आर्गुमेंट कहा जाता है। सो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में जो फर्स्ट नेम है, ये जो एफ नेम है, ये क्या है, पैरामीटर है। वाइल के जबकि ये जो साकिब और जू और नोमान है, ये क्या है, ये इस फंक्शन के आर्गुमेंट्स हैं, ओके। सो इन दोनों चीज़ों में आपने फ़र्क रखना है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स, जब फंक्शन को हम उसका पैरामीटर डिफाइन करते हैं तो वो पास किया जाता है व्हेन अ पैरामीटर इज पास टू अ फंक्शन। जब कोई भी पैरामीटर फंक्शन को पास किया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड आर्गूमेंट। तो ये 1, 2 और 3, ये जो साकिब, आरजू और नुमान क्या हैं, ये आर्गूमेंट्स हैं। सो फर्स्ट नेम क्या है, पैरामीटर है, और इसको जो वैल्यूज पास की गई हैं, जब पैरामीटर जो वैल्यूज पास की गई हैं इस फंक्शन को, पैरामीटर को, उनको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट्स कहते हैं, ओके। अब डिफॉल्ट पैरामीटर की बात कर लेते हैं। हम डिफॉल्ट पैरामीटर भी C++ के फंक्शंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन जस्ट हमें क्या करना होगा, हमें असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू का साइन यूज करना होगा। अगर हम, होगा क्या इससे, कि अगर हम कोई डिफॉल्ट पैरामीटर वाला फंक्शन हमने बनाया है, तो अगर हम उसको कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, कोई भी आर्गुमेंट, तो वो उस डिफॉल्ट वैल्यू को ले लेगा। वो अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं किस तरह से हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमारे पास यही फंक्शन है, और इस फंक्शन में मैं क्या कहता हूं कि स्ट्रिंग, मेरे पास इसी को फर्स्ट नेम को, और फर्स्ट नेम में बाय डिफॉल्ट क्या रख देता हूं, मैं डिफॉल्ट के तौर पर रख देता हूं शाहरुख, ओके। ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, फर्स्ट नेम है और शाहरुख है। अब इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर लगाया और इसके आगे डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। अब होगा क्या, अगर हम इस फंक्शन को कोई वैल्यू नहीं पास करेंगे, मैं क्या कहता हूं, इस फंक्शन को मैं कोई वैल्यू, जब मैं इसको कॉल कर रहा हूं, मैं इसको कोई आर्गुमेंट पास नहीं करता, तो ये क्या होगा कि ये डिफॉल्ट वैल्यू इसी को ही ले लेगा। सपोज कर लें मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से ये जो नुमान है इसको हटा देता हूं, तो यहां पे मैंने क्या दी, मैंने कोई वैल्यू इस फंक्शन को पास नहीं की, तो क्या होगा, डिफॉल्ट पैरामीटर चलेगा, ये जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर चलेगा, और ये क्या लेगा, ये इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ले लेगा और यहाँ पे खुद से ही इस वैल्यू के साथ क्या करेगा, ये क्यानी इसके साथ जोड़ देगा और इसको कंसोल पे प्रिंट करा देगा। उम्मीद है इस चीज़ की डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू की समझ आ गई होगी कि you can also use default parameter value by using the equal sign. If we call the function without an argument, it uses the default value. जब भी हम उसको फंक्शन को कॉल करेंगे विदाउट पैरामीटर, विदाउट आर्गूमेंट, ये देखें विदाउट आर्गूमेंट हमें, तो वो उस डिफॉल्ट वैल्यू को ले लेगा। तो देखते हैं कि कंपाइल करके रन करते हैं, देखते हैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। तो फ्रेंड्स, हम जब इस फंक्शन को रन कर रहे हैं तो माय फंक्शन डज नॉट टेक 0 आर्गूमेंट्स। देखें क्या एरर आ गया, फंक्शन डज नॉट टेक 0 आर्गूमेंट्स, हमें एरर आ गया। मैं दोबारा से इसको कंपाइल करके रन करता हूं, तो आप देख सकते हैं देयर वाज एन बिल्ट एरर, और क्या आ गया हमारे पास, माय फंक्शन डज नॉट टेक 0 आर्गूमेंट्स। इसमें कोई ना कोई आर्गूमेंट पास करना है। तो हमने यहाँ पे गलती क्या की है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू फंक्शन बना रहा हूँ, तो मैंने इसको जहाँ पे मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया है वहाँ पे इसको डिफॉल्ट वैल्यू देनी है, ना कि जब मैं जहाँ पे इसको डिफाइन कर रहा हूँ, ओके।
सो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से इक्वल टू से यहाँ तक क्या कर देता हूँ, कट कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे जहाँ पे मैंने फंक्शन को क्या किया है, डिक्लेयर किया है, वहां पे मैं इसको ये डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या कर दी, इसको ये डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। ओके, अब इसको हम कंपाइल करके रन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अब मेरा ये जो प्रोग्राम है ये रन हो गया है, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने जो गलती की थी वो ये की थी कि मैंने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी थी, जहाँ पे मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा था वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी थी, जबकि यहाँ पे जहाँ पे आपने फंक्शन डिक्लेयर किया होता है वहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी होती है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है, वरना आपको एरर आ जाएगा। तो मैंने जब डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे दी और फंक्शन को डिक्लेयर मैंने डेफिनेशन क्या किया है, डिफाइन मैंने बाद में किया है, तो अब ये क्या हुआ है, माई फंक्शन चला है, तो जब साकिब वैल्यू इसको मिल गया है तो इसने साकिब क्यानी के साथ जोड़ दिया है। जब इसको आरजू मिला है तो आरजू को भी इसने क्यानी के साथ जोड़ के कंसोल के ऊपर प्रिंट करा दिया है। लेकिन जब मैंने ये माई फंक्शन को विद आउट आर्गूमेंट कॉल किया है तो इसने क्या किया है, इसने इस डिफ़ॉल्ट वैल्यू को लिया है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू को लेके इसके आगे क्यानी को कॉन्केटिनेट करके कंसोल के ऊपर प्रिंट करा दिया है। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज पैरामीटर आप इस तरह से फंक्शन को दे सकते हैं। ओके, अब ये जो पैरामीटर्स, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये जो पैरामीटर विद डिफ़ॉल्ट वैल्यूज होते हैं, ये जो मैंने डिफाइन किया है, ये इनको क्या कहते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर्स कहते हैं। ओके, और इस एग्जाम्पल में जो हमारे पास ये जो एफ नेम है, ये क्या है, ये ऑप्शनल पैरामीटर है, और ये जो इसकी जो शाहरुख वैल्यू जो हमने इसमें दी है, ये क्या है, ये डिफॉल्ट वैल्यू है। ओके, अब सी प्लस प्लस में मल्टीपल पैरामीटर्स, हमने ये जितने भी फंक्शंस अभी तक देखे हैं वो हमने एक ही पैरामीटर पास किया है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि आप फंक्शन को मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं। जितने मर्जी पैरामीटर्स पास करना चाहें आप पास कर सकते हैं, जस्ट सिर्फ आपने उनको क्या रखना होता है, उनको आपने कोमा सेपरेटेड रखना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन मल्टीपल पैरामीटर वाला फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ। तो मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ माय फंक्शन, और उसमें मैं एक पैरामीटर पास देता हूँ स्ट्रिंग नेम का, जो कि क्या होगा, फर्स्ट नेम, और एक पैरामीटर मैं पास करता हूँ इसमें एज का। तो मैंने यहाँ पे कर दी, फंक्शन की डिक्लेरेशन कर ली। अब मुझे यहाँ पे जब मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया तो बिल्कुल सेम चीज़ मुझे क्या करनी पड़ेगी, डेफिनेशन में भी सेम नंबर ऑफ मेरे पैरामीटर्स होने चाहिए। तो स्ट्रिंग मेरे पास क्या आ गया, फर्स्ट नेम आ गया, और सेकंड पैरामीटर मेरा क्या हो जाएगा, इंट एज। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, सिंपल कंसोल के ऊपर मैं क्या प्रिंट कराता हूँ, फर्स्ट नेम, उसके साथ कौन के क्यानी, और उसके आगे मैं क्या प्रिंट करा देता हूँ, एज, जो सेकंड आर्गूमेंट मैं इसको फंक्शन को दूंगा। और एज के आगे मैं क्या लिखता हूँ कि आप इतने ईयर्स ओल्ड हो। ओके, ये तो जब इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा तो इसमें अब मैंने कितनी वैल्यूज देनी है, इसमें मुझे अब दो वैल्यूज देनी है, एक साकिब, और उसके आगे मैं एज कितनी दे देता हूँ, 3 ईयर्स, और आरजू के आगे मैं एज दे देता हूँ 14 ईयर्स, और उसके बाद मैं क्या दे देता हूँ, लास्ट में मैं कोई और शाहरुख वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, शाहरुख आर्गूमेंट, और इसमें मैं वैल्यू कितनी दे देता हूँ, 1 ईयर। ओके, तो ये क्या हो गया कि मैंने क्या किया, माय फंक्शन को मैंने कॉल किया। अब मेरे पास क्या है, मैंने दो पैरामीटर्स इस फंक्शन में दिए हैं, तो मुझे अब आर्गूमेंट भी क्या देने पड़ेंगे, दो, तो साकिब, और उसके आगे एज 3, आरजू आगे एज 14, और शाहरुख आगे एज 1। अब हमने क्या किया, अब इसको हम कंपाइल करके रन करते हैं तो देखते हैं क्या कंसोल के ऊपर प्रिंट होता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, साकिब क्या नहीं। तो फ्रेंड्स हमारे पास क्या, मैंने स्पेस नहीं दी थी, तो मैंने अभी यहाँ पे स्पेस दे दिया ताकि हमारी जो आउटपुट है वो ज़्यादा क्लियर फॉर्म है। तो साकिब क्या नहीं 3 ईयर्स ओल्ड, आरजू क्या नहीं 14 ईयर्स ओल्ड, और शाहरुख क्या नहीं 1 ईयर ओल्ड। ओके, सो इस तरह से आप क्या दे सकते हो। यहाँ पे अब एक चीज नोट करने वाली है, वो ये है कि जिस सीक्वेंस में यहाँ पे नोट करने वाली कि जब आप मल्टीपल पैरामीटर्स के साथ काम कर रहे हो, तो जब आपने इन पैरामीटर्स को में वैल्यूज आर्गूमेंट्स के तौर पे पास करनी है, तो आपने उसी तरीके से ही पास करनी है जिस सीक्वेंस में वो पैरामीटर्स हैं। ओके, एक तो आपने सेम नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स उसको पास करने हैं फंक्शन को। तो यहाँ पे मेरे पास कितने थे, नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 से, तो नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स भी मैंने 2 ही पास किए। और दूसरी चीज, उसी सीक्वेंस में आपने इनको रखना है जिस सीक्वेंस में पैरामीटर्स हमारे पास फंक्शन में हमने डिक्लेयर करते वक्त दिए थे। फॉर एग्जांपल के तौर पे फर्स्ट नेम और बाद में एज है, तो पहले आपने फर्स्ट नेम ही प्रोवाइड करना है, मतलब कि पहले आपने फर्स्ट नेम और उसके बाद एज। ओके, ऐसा नहीं करना कि एज को आप पहले रख रहे हैं और फर्स्ट नेम को आप बाद में ले जाएं। ओके, इन दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि एक नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स है उतने ही आर्गूमेंट्स पास करने हैं, और उनकी जो
ऑर्डर होना चाहिए वो भी सेम होना चाहिए। जब आपने डिक्लेयर करते टाइम उस फंक्शन को पैरामीटर्स दिए थे, मतलब फर्स्ट नेम पहले नंबर पे है, तो यहाँ पे भी जब आर्गूमेंट आप पास कर रहे होंगे तो फर्स्ट पे आपने फर्स्ट नेम को ही रखना है, और जो एज था वो सेकंड आर्गूमेंट था, तो यहाँ पे हमने एज को क्या लिखा है, सेकंड आर्गूमेंट रखा है। ओके, अब आ गए हैं सी प्लस प्लस में फंक्शंस की रिटर्न जो कीवर्ड होता है फंक्शंस के साथ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। द रिटर्न कीवर्ड, हमने जितने भी रिटर्न वैल्यूज जितने फंक्शन देखे हैं उनके साथ हमने वॉइड यूज किया है। तो अब हम देखते हैं कि रिटर्न वैल्यूज क्या होती हैं। जो वॉइड कीवर्ड होता है ये क्या होता है कि ये जितने भी हमने पीछे एग्जांपल्स देखी हैं और अभी तक जो एग्जांपल देख रहे हैं उसमें हमने वॉइड यूज किया है। इसका मतलब क्या होता है कि फंक्शन कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर रहा है, नो वैल्यू, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। सो अगर हम कहते हैं कि फंक्शन हमें कोई वैल्यू रिटर्न करे, हमें कुछ ना कुछ जो उसने कैलकुलेशंस किए हैं या जो उसने फंक्शन ने जो एक्शन परफॉर्म किया है उसकी कोई रिजल्ट आया, वो रिजल्ट हम रिटर्न करवाना चाहते हैं फंक्शन से कि देखें यार फंक्शन ने क्या कैलकुलेशंस किए हैं और उनका क्या रिजल्ट आया है, वो हम रिटर्न भी करा सकते हैं। ओके, और वो फॉर एग्जांपल के तौर पे इंटीजर की फॉर्म में हो सकता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में हो सकता है, इंस्टेड ऑफ वाइड। वाइड की तब होता है कि जब हमने फंक्शन से कोई भी वैल्यू नहीं लेनी होती। और इसके साथ क्या होता है, एक और कीवर्ड यूज होता है, रिटर्न का कीवर्ड यूज होता है इनसाइड द फंक्शन। ओके, सो उसको हम रनिंग हालत में देख लेते हैं। ये हमने फंक्शन एक डिक्लेयर किया हुआ है, इसमें मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं इंट एक्स का। ओके, सो इंटीजर टाइप का एक्स टाइप का मैंने वेरिएबल ले लिया, क्योंकि मैंने फंक्शन के पैरामीटर चेंज किए हैं तो ये सारा मेरे पास एरर आ गया। अब मैं क्या कहता हूं, जहां पे मैं फंक्शन को क्या कर रहा हूं, डिफाइन कर रहा हूं, जहां पे मैं सिंपल क्या कहता हूं कि मुझे ये खत्म कर देते हैं यहां से, और फंक्शन को हम कहते हैं कि हमें ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू वाइड की जगह पे आप क्या आ जाएगा इंट, और हम क्या कहते हैं इस फंक्शन को कह रहे हैं कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करे। और हमारे पास पैरामीटर क्या है, अब एक है टोटल, इंट एक्स। हमने क्या पैरामीटर डिफाइन किया था, इंट एक्स। ओके, सो हमने क्या किया, फंक्शन को क्या कह रहे हैं कि हमें वैल्यू कोई रिटर्न करे, इंट एक्स। अब देखें ये एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट ओवरलोड फंक्शन डिस्टिंग्विश्ड बाय रिटर्न टाइप अलोन। ओके, अब हम सिंपल क्या करेंगे कि हम फंक्शन को कहेंगे कि रिटर्न करो, रिटर्न क्या करो, हमें 5 प्लस एक्स रिटर्न करो। तो ये फंक्शन क्या करेगा, हमें ये जो माई फंक्शन है इसको हमने क्या डिक्लेयर किया, इंट एक्स वैल्यू के साथ रिटर्न किया, और यहाँ पे हम फंक्शन को क्या कह रहे हैं कि 5 प्लस एक्स रिटर्न करो। ओके, तो फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको वैल्यू पास करते हैं कितनी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको वैल्यू पास करते हैं 3 की। ओके, और यहाँ पे हम वैल्यू पास करते हैं 10 की, और यहाँ पे हम वैल्यू इसको पास कर देते हैं 20 की। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने रिटर्न टाइप दी है, यहाँ पे वाइड दिया है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इंट करना पड़ेगा। ओके, सो अब मेरा फंक्शन क्या हो गया, ये जो मेरा एरर आ रहा था ये भी रिमूव हो गया कि मैंने फंक्शन की डिक्लेरेशन में बता दिया कि ये इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और ये पैरामीटर क्या ले रहा है, टोटल एक पैरामीटर ले रहा है। और जब हमने डिफाइन किया फंक्शन को तो उसमें भी हमने बताया कि ये इंट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, और मैंने क्या दिया, एक पैरामीटर दिया सेम जो मैंने पैरामीटर यहाँ पे दिया था, और उसके बाद मैं रिटर्न का कीवर्ड यूज किया, और मैंने कहा कि 5 प्लस एक्स, एक्स में जो भी वैल्यू आएगी, जो भी आर्गूमेंट के तौर पे जो वैल्यू पास की जाएगी फंक्शन को, उसमें 5 प्लस करो, या 5 में वो वैल्यू प्लस करो जो आर्गूमेंट में दी जाएगी, और हमें रिटर्न कर दो रिजल्ट। तो ये क्या, जहाँ पे भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये क्या करेगा, 3 वैल्यू आएगी, 3 वैल्यू इस वेरिएबल ये जो पैरामीटर है इसमें आर्गूमेंट के तौर पे आएगी, और वो 5 में ऐड हो जाएगी, तो 8 बनेगा। 8 क्या रिटर्न होगा इस जगह पे वापस, जो रिजल्ट होगा वो इस जगह पे वापस रिटर्न होगा। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली इसको किसी क्या करते हैं, कंसोल के ऊपर इसको ही आउटपुट करवा लेते हैं। तो हम सिंपल क्या लिखते हैं, सी आउट। ओके, और जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसको हमने इसी तरह से रहने दिया क्योंकि ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है हमें, और आगे क्या हमने डाल दिया, एंड एल डाल दिया। ओके, इस तरह हमने यहाँ पे भी क्या किया, सी आउट किया, आगे जो 10 प्लस 5 होगा वो, और उसके बाद एंड एल, और लास्ट में क्या किया, दोबारा से हमने जब 20 वैल्यू हमने एज आर्गूमेंट पास किया फंक्शन को, उसमें भी 5 ऐड होगा, और वो भी कंसोल के ऊपर हम प्रिंट करवाएंगे सी आउट के जरिए। ओके, सो देखते हैं कि ये हमारा फंक्शन क्या वैल्यूज कंसोल के ऊपर प्रिंट करता है, क्या ये वैल्यूज रिटर्न भी कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप 8, 15 और 25 हमारे पास रिजल्ट आ गया, क्योंकि 3 प्लस 5 8 वैल्यू आई, ये रिटर्न हुई यहाँ पे, और हमने क्या कर दिया, उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करा दिया। 15 10 यहाँ पे आया, 10 प्लस 5 15, यहाँ पे क्या कॉल हुआ, और यहाँ पे इसने वैल्यू रिटर्न की, और ये हमें 15 मिल गई। और उसके बाद माई फंक्शन में 20 वैल्यू पास हुई, 20 प्लस 25 रिटर्न हो गए यहाँ पे। अब यहाँ पे जो एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम इस वैल्यू को किसी वेरिएबल में भी सेव करवा सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इन बाकी दो को ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, और मैं क्या कहता हूँ
कि ये जो एक यहाँ पे मैं इंटीजर डिफाइन कर लेता हूँ, इंटीजर सम, ठीक है, ओके। और उसको मैं क्या कह देता हूँ कि जो माय फंक्शन में जो 3 वैल्यू जब हम फंक्शन को पास कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो इस सम वेरिएबल में सेव करवा दो। और इस सम वेरिएबल को देखते हैं कि इसमें जो रिजल्ट आ रहा था वो सेव हुआ है या नहीं हुआ है, कि 3 प्लस यहाँ पे क्या हुआ है, फंक्शन को हमने कॉल किया, ये यहाँ पे आया, ये जो आर्गूमेंट 3 पास हुआ ये यहाँ पे आया, और ये फिर इस वेरिएबल के जरिए ये जो पैरामीटर था, ये फंक्शन में एज अ वेरिएबल के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तो 3 + 5 8 हुआ, 8 यहाँ पे रिटर्न हुआ माय फंक्शन को, और माय फंक्शन के जरिए क्या 8 रिटर्न किया, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए इस सम वेरिएबल को वो वैल्यू 8 असाइन कर देंगे, इसके जहाँ पे मेमोरी में इसको लोकेशन मिली होगी वहाँ पे हम उस वैल्यू को सेव करवा देंगे, और सी आउट करवाते हैं कि क्या वो जो 8 वैल्यू है वो सेव हुई है या नहीं हुई है। तो कंपाइल करके रन करते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो 8 वैल्यू है वो सम वेरिएबल में सेव भी होगी। तो इस तरह से आप जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न होगा कर रहा होगा उसको आप किसी वेरिएबल में भी सेव करवा सकते। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं कि हम रिजल्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं, इस चीज को हमने देख लिया। अब हम मल्टीपल जो वैल्यूज हैं, मल्टीपल पैरामीटर्स, वो भी फंक्शन को पास कर सकते हैं, और उन पे भी हम अपना फंक्शन जो भी हम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं करवा सकते हैं, और उनकी वैल्यूज भी हम रिटर्न करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम क्या कहते हैं कि मैं यहाँ पे कहता हूँ एक इंट टाइप का पैरामीटर दे दिया और एक वाई टाइप का पैरामीटर, तो 2 पैरामीटर हमने फंक्शन को पास कर दिए। तो जहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ वहाँ पे भी मैं दूसरा पैरामीटर ले लेता हूँ इंट वाई। अब मैं क्या कहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि इन दोनों का सम रिटर्न कर दो। ओके, सो y + x कर लेते हैं, या x + y, जिस तरह मर्जी आप करना चाहें। अब ये क्या करेगा, जो 2 पैरामीटर्स मैं इस फंक्शन को पास करूंगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ 5, 3, 2 पैरामीटर्स मुझे पास करने हैं ना, क्योंकि 2 पैरामीटर फंक्शन है। तो 5 और 3 2 वैल्यूज मैंने इस फंक्शन में पास की, और इस फंक्शन के पास करने के बाद ये किधर आई, ये जो आर्गूमेंट्स मैंने 2 पास किए ये इस फंक्शन की डेफिनेशन में आए, और x और y में जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी, y में 5, x में क्या वैल्यू थी, हमारे पास 5 थी, और y में 3 वैल्यू थी, 5 + 3 हुआ, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया 8, और 8 हमारा इस सम वेरिएबल में सेव हो गया और कंसोल के ऊपर प्रिंट करा। तो कंपाइल करके रन करते हैं तो देख सकते हैं आप कंसोल के ऊपर अब भी हमारा 8 ही प्रिंट हो रहा है। ओके, सो आप मल्टीपल पैरामीटर्स भी फंक्शन को पास कर सकते हैं, और उनका भी जो उनके ऊपर कैलकुलेशंस आपने करनी है वो कर सकते हैं, और उनको भी रिटर्न कर सकते हैं कि मल्टीपल पैरामीटर्स वाला फंक्शन भी वैल्यू रिटर्न करेगा आपको। ओके, तो यहाँ पे ये रिटर्न क्या कर रहा था, इंट टाइप का, क्योंकि वेरिएबल्स हमारे दोनों क्या थे, जो पैरामीटर्स हमने इसको दिए हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, इसलिए जो आर्गूमेंट्स भी हमने पास किए हैं वो भी इंटीजर टाइप के हैं, इसलिए जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो सम का परफॉर्म हो रहा है, और उन दोनों का रिजल्ट भी इंटीजर फॉर्म में आएगा, और इंटीजर फॉर्म में ही रिजल्ट हम रिटर्न करा रहे हैं, और उसको एक वेरिएबल इंट टाइप के वेरिएबल में सेव करवा रहे हैं। अब C++ में फंक्शंस में जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है पास बाय रेफरेंस। हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि हम जो पॉइंटर्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं, रेफरेंस किस तरह से काम करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग C++ की, जो कि जिसकी वजह से हमारी जो C++ प्रोग्रामिंग थी, या C++ जो लैंग्वेज है वो स्टैंड आउट करती है मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुकाबले में। ये बहुत बेहतरीन इन 2 फीचर्स की वजह से, एक ये इसमें पॉइंटर्स यूज होते हैं, दूसरा इसमें रेफरेंस यूज होता है, जो कि पाइथन और जावा में आपको नहीं मिलता है। तो हम क्या करते हैं कि हम इन फंक्शंस में देखते हैं कि हम वैल्यूज को किस तरह पास बाय रेफरेंस कर सकते हैं। कि पास बाय रेफरेंस का कंसेप्ट ये है कि हमने क्या करना होता है, जो वेरिएबल को मेमोरी में लोकेशन मिली होती है उसका एड्रेस पास करना होता है। अगर आपने मेरी लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, आपको पास बाय रेफरेंस की समझ आ जाएगी। सो हम क्या करते हैं कि ये जो प्रीवियस एग्जांपल्स ये जो हमने की हैं इनमें क्या कह रहे हैं कि हमने नॉर्मल वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, ये देखें एक्स और वाई नॉर्मल वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, और इनको हमने जब पैरामीटर्स के तौर पर फंक्शन को पास किया है। अब हम क्या करते हैं कि हम पास कर सकते हैं रेफरेंस टू द फंक्शन को हम रेफरेंस भी पास कर सकते हैं, और ये यूजफुल कब होता है, व्हेन जब हमने इन आर्गूमेंट्स की वैल्यूज़ को चेंज करना हो, जो आर्गूमेंट्स हम फंक्शन को प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी वैल्यूज़ को चेंज करना हो, तो वहाँ पे हम पास बाय रेफरेंस करते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे मोस्ट जो पॉपुलर कोड है या लेजेंडरी जो हमें कोड है वो ये है कि हमने 2 नंबर्स की वैल्यूज़ को स्वैप करना है, तो वो हम पास बाय रेफरेंस के ज़रिए किस तरह से कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शन एक डिक्लेयर कर लेता हूँ स्वैप नंबर्स का। ओके,
तो स्वैप नम ये फंक्शन का मेरे नाम है और इसमें मैंने क्या पास करना है, रेफरेंस पास करना है। तो मैं एंड एक्स और एंड वाई मैं क्या कर देता हूं, ये रेफरेंस पास कर रहा हूं। अब मैं क्या कहता हूं, जब मैं फंक्शन की डेफिनेशन में जाऊंगा तो वहां पे भी क्या करूंगा, मैं एंड एक्स और एंड वाई करूंगा। सो एंड एक्स और एंड वाई। अब मैंने क्या करना है, बेसिकली मेरे फंक्शन का नाम क्या है, स्वैप नम। तो मैं यहाँ पे इस फंक्शन के नाम को भी चेंज कर लेता हूँ, स्वैप नम्स। ओके, अब मैंने इन वैल्यूज को स्वैप करना है, जो वैल्यूज मैं इसमें पास करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक और इसको खत्म कर देता हूँ और इसकी रिटर्न टाइप अब मुझे जरूरत नहीं है। मैं सिंपल इसकी रिटर्न टाइप क्या कर देता हूँ, इसकी रिटर्न टाइप वाइड कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे भी मैं क्या कर लेता हूँ, वाइड कर लेता हूँ कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये जस्ट क्या करेगा, जो हम इसको आर्गूमेंट्स पास करेंगे उनकी वैल्यूज को क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। ओके, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल एक और इंटीजर वेरिएबल ले लेते हैं z टाइप का। ओके, सो z हमने इंटीजर वेरिएबल ले लिया जो कि किस टाइप का है, हमारे पास इंटीजर टाइप का है। अब मैंने क्या करना है, मैं जो इसको आर्गूमेंट्स पास करूंगा, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, दो आर्गूमेंट्स ले लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इंटीजर टाइप का एक फर्स्ट आर्गूमेंट जो मैंने फर्स्ट वैल्यू पास करनी है उसको फर्स्ट नाम ले लेता हूँ और इसमें वैल्यू क्या है, मेरे पास 10 है। ओके, और एक और मैं इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं सेकंड नाम। ओके, और इसकी वैल्यू क्या है, 20 है। अब बेसिकली हमने क्या करना है, इन दो वेरिएबल्स की वैल्यूज को ही स्वैप कर देना है। ओके, इन दो वेरिएबल्स की वैल्यूज, तो पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि हम डायरेक्टली जो आर्गूमेंट्स पास कर रहे होते हैं उनकी वैल्यूज को ही स्वैप कर देते हैं उनकी लोकेशन पे जाके। ओके, उनको जो मेमोरी में, अब इस वेरिएबल को क्या होगा कि मेमोरी में कोई लोकेशन मिली होगी, वो लोकेशन क्या होगी उसको पहले हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। आपको मैं इस पास बाय रेफरेंस की बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती है, तो मैं ये वन बाय वन आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट नाम है। तो ये क्या हुआ, अगर मैं सी आउट करूँ इसका रेफरेंस, इसको मेमोरी में क्या रेफरेंस मिला है, तो वो मैं किस तरह, एंड फर्स्ट नाम। ओके, तो देखते हैं कि इसको क्या रेफरेंस मिला है और इस तरह हम सी आउट करते हैं जो नम 2 को रेफरेंस मिला है, सो सेकंड नाम। तो ये जो मैं एंड लिख रहा हूं ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये रेफरेंस ऑपरेटर के तौर पे यूज होता है एंड का। तो ये मुझे बताएगा कि ये जो वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, इसको जो मेमोरी में लोकेशन मिली है जहां पे ये अपनी वैल्यूज को स्टोर कर सकता है, इस 10 वैल्यू को स्टोर करेगा, वो क्या एड्रेस है मेमोरी का। तो हम कंपाइल करके रन करते हैं। इसी तरह सेकंड नाम का भी हमें वो क्या बताएगा कि मेमोरी में क्या एड्रेस मिला है जहां पे जाके ये अपनी इस 20 वैल्यू को स्टोर करेगा। तो कंपाइल करके रन करते हैं, तो पहले हम इसके एड्रेसेस देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट नम है इसको मेमोरी में एड्रेस ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। आपका रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है, मेरा रिजल्ट डिफरेंट है क्योंकि मेरी मेमोरी लोकेशन, आपको जो वेरिएबल है उसको मेमोरी में कोई और लोकेशन मिली हो सकती है। मेरे को अब जो मेमोरी में फर्स्ट नाम को जो लोकेशन मिली है वो ये लोकेशन मिली है और जो सेकंड नाम को लोकेशन मिली है वो ये लोकेशन मिली है। और इस लोकेशन से आगे 4 बाइट्स पर इसने क्या किया है, इस 10 जो वेरिएबल है इसको सेव कर दिया है और ये जो 10 वैल्यू है, और इसने क्या, सेकंड नाम ने इस मेमोरी लोकेशन से आगे क्या किया है, इस 20 वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर दिया है क्योंकि बेसिकली डाटा तो हमारा मेमोरी में ही स्टोर हो रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो एड्रेसेस हैं, ये जो एड्रेसेस मेमोरी में एड्रेसेस हैं इन वेरिएबल्स के, वो हम क्या एज अ आर्गूमेंट के तौर पे पास करेंगे अपने फंक्शन को। ये जो फंक्शन है, क्योंकि एंड एक्स और एंड वाई हम यूज कर रहे हैं, मतलब कि एंड फर्स्ट नाम और एंड सेकंड नाम। ओके, सो हम पहले चेक कर लेते हैं कि बिफोर स्वैप होने से पहले, स्वैप होने से पहले ये नंबर्स में क्या थे, बिफोर स्वैप, स्वैप होने से पहले ये नंबर्स क्या थे। सी आउट हम करा लेते हैं फर्स्ट नाम को और सेकंड नाम। ओके, तो फर्स्ट नाम हमारे पास क्या था और सेकंड नाम, तो फर्स्ट नाम हमारे पास क्या था, 10 था। फर्स्ट नाम में जो वैल्यू सेव हुई थी इस मेमोरी एड्रेस में वो वैल्यू थी 10, और सेकंड नाम में जो वैल्यू स्टोर हुई थी वो वैल्यू क्या थी, 20 थी। ओके, हम कंपाइल करके इसको रन करते हैं तो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं बिफोर स्वैप हमारे पास क्या थी, 10 वैल्यू थी और 20। एक्स फर्स्ट नाम में 10 है और सेकंड नाम में क्या है, हमारे पास 20 है। ओके, ये आप देख सकते हैं 10 और 20। अगर हम इसको और ज्यादा क्लियर लिखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट नाम का एड्रेस है और यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 10 पड़ी हुई है, और ये सेकंड नाम का एड्रेस है, यहाँ पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 20 वैल्यू पड़ी हुई है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम
इन ये जो वैल्यूज हैं पास कर देते हैं अपने फर्स्ट नाम और सेकंड नाम को अपने फंक्शन को। सो स्वैप नाम्स को हम पास करते हैं और हम क्या पास करते हैं, फर्स्ट नाम और सेकंड नाम। तो जब हमने ये इसको पास की तो ये क्या हुआ, ये कॉल द फंक्शन किया विच विल चेंज द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट नाम और सेकंड नाम। ये क्या फंक्शन है हमारा, कॉल द फंक्शन विच विल चेंज द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट नाम एंड सेकंड नाम। ओके, तो जब हमने ये वैल्यूज इसको पास की तो जब हम इनके साथ एंड एक्स लगा रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया था एंड फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम, तो बेसिकली क्या जा रहा है हमारे पास इस एंड एक्स और एंड वाई में क्या जा रहे हैं, ये दो एड्रेसेस जा रहे हैं। ये एड्रेस हमारा एंड एक्स में आ गया और ये एड्रेस हमारा किस में आ गया, एंड वाई में आ गया। हमने एड्रेसेस ले ली। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली इनको स्वैप करते हैं। तो स्वैप किस तरह से कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं z, ओके, और इसमें क्या कह देते हैं, x पास कर देते। तो जब हमने इसमें x पास किया तो x पे जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो वैल्यू क्या पड़ी हुई थी हमारे पास, x में हमारे पास 10 वैल्यू पड़ी हुई थी। 10 वैल्यू किस में सेव होगी, z में सेव होगी। अब हम क्या कहते हैं, अब ऐसे करो कि जो x की मैं क्या कर दो y वैल्यू। अब ये क्या करेगा, ये जो हमारे पास मेमोरी लोकेशन है, अब ये क्या करेगा कि ये जो x वाली मेमोरी लोकेशन है इस पे जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, रेफरेंस लिया हुआ है, एंड एक्स किया हुआ है। तो ये इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और यहाँ पे क्या वैल्यू डाल देगा, 20 वैल्यू यहाँ पे सेव करा देगा। हमने हमने बचाना था कि ये हमने 10 वैल्यू जो थी ये हमने दूसरे वाई वेरिएबल में असाइन करनी थी, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, एक जेड वेरिएबल में सेव करवाया है, ताकि हमारी ये जो वैल्यू है ये ख़त्म ना हो, ये वैल्यू रहे, ताकि हम जब हम एक्स में अपनी जो वाई की वैल्यू पुट कर रहे हों तो पुट करने के बाद हम ये जो 10 वैल्यू है ये अब y में भी डाल सकें। तो इसको हमने इसलिए क्या किया, z को पास कर दिया, z में सेव करवा दी बेसिकली x की वैल्यू। और x जो एड्रेस था उस पर हमने क्या किया, क्योंकि ये रेफरेंस पास किया हुआ है तो x एड्रेस में क्या कर दिया, अब हमने 20 वैल्यू सेव करवा दी। अब हम क्या करते हैं, सिंपली y को कह देते हैं कि जो z में वैल्यू पड़ी हुई थी वो y को दे दो। ओके, जो z में वैल्यू पड़ी थी वो किसको दे दो, वो y को दे दो। तो अब होगा क्या कि ये जो z, अब हमारा ये जो 10 वैल्यू थी ये अब ऑटोमेटिकली किसको चली जाएगी, ये इस एड्रेस पे जाके सेव हो जाएगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, रेफरेंस लिया हुआ है एंड एक्स का और एंड वाई का। ओके, सो अब हमारे पास क्या होगा, अब दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि हमने क्या किया, पहले ये जो 10 वैल्यू थी ये रेफरेंस में, ये जो इस रेफरेंस पे गए तो इस रेफरेंस पे क्या पड़ी हुई थी, ये 10 वैल्यू पड़ी हुई थी। तो ये 10 वैल्यू हमने किसको असाइन कर दी, ये z को असाइन कर दी, ताकि ये वैल्यू हमारी ओवरराइड ना हो। जब हम y की वैल्यू x में सेव करें तो ये ऑलरेडी हमारी z में सेव हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं इस मेमोरी एड्रेस पे चले जाओ, इस मेमोरी एड्रेस पे, और यहाँ पे क्या करो, ये जो y की वैल्यू है, y में क्या पड़ा हुआ है, 20 पड़ा हुआ है, ये इस एड्रेस पे जाके पेस्ट कर दो। तो x में क्या हो गया, अब x वाली लोकेशन में 20 वैल्यू सेव होगी। और आगे हम क्या कह रहे हैं कि जो y वाली लोकेशन है उसमें जो z वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू सेव करवा दो। तो ये इस मेमोरी एड्रेस पे जाएगा और इसमें जो z में वैल्यू पड़ी हुई है 20 वो सेव करवा देगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने मेमोरी एड्रेसेस पे जाके डाटा को मैनिपुलेट किया, डाटा को चेंज किया। तो हमने जो आर्गूमेंट्स पास किए थे बेसिकली हमने उन्हीं की वैल्यूज़ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्योंकि उनके मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस करके हमने उनकी वैल्यूज़ को क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। सो अब हम देखते हैं कि जब नंबर्स हमारे स्वैप हुए हैं तो उसके बाद हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो हम क्या कहते हैं, सी आउट कर लेते हैं। अब ये जो आर्गूमेंट पास किए थे इनकी वैल्यूज़ देखते हैं अब हमारे पास क्या है। ओके, आफ्टर स्वैप, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, बैकस्लैश n कर लेते हैं या एंड l कर लेते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें, और सी आउट कर देते हैं हम फर्स्ट नाम और सेकंड। ओके, इसको कंपाइल करके रन करते हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप हमारे पास जब स्वैप होने से पहले थे, तो मैं थोड़ा सा और खूबसूरत बना रहता हूँ तो फिर इसको डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं कि बिफोर स्वैप क्या था, हमारे पास 10 और 20 था, और आफ्टर स्वैप हमारे पास क्या हो चुका है, 20 और 10। हमारे पास वैल्यूज क्या हो चुकी हैं, आर्गूमेंट्स की ही वैल्यू को हमने स्वैप कर दिया है। तो हम इस जो कॉल बाय रेफरेंस और पॉइंटर्स का हमारे पास ये बेनिफिट है कि हम डायरेक्टली मेमोरी लोकेशन पे जाके डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब हम अगर एक और चीज़ देखें फंक्शंस के हवाले से ही, उसको हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो है कि हम एरेज फंक्शन को किस तरह से पैरामीटर के तौर पे पास कर सकें। ओके।